तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों अगर जो आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप जाइए। प्लेलिस्ट में पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं दोस्तों, सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और उन सारे तथ्यों को समाहित किया गया है जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। तो जैसा कि प्रीवियस कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, इंडिया के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा का जब गठन किया जाता है तो बहुत सारे सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, कुछ सदस्य जो आते हैं वो विभिन्न प्रांतों से चुन के आते हैं, कुछ सदस्य देशी रियासतों से चुन के आते हैं, इसी क्रम में सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उनके विचार में भी भिन्नता जाहिर सी बात है कि आनी ही आनी है। ठीक है, तो कुछ सदस्यों का ऐसा मानना था कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन संभव है। ठीक है, जबकि कुछ सदस्यों का ऐसा भी मानना था कि नहीं, भारत में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उनमें काफ़ी मतभेद हुआ। फिर आगे चल के जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने यह आदेश दिया या उन्होंने एक धर आयोग का गठन किया। ठीक है, उन्होंने धर आयोग गठन करने का निर्देश दिया। ठीक है, कि और उन धर आयोग से उन्होंने यह जानने की चेष्टा की कि क्या वाकई में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन धर आयोग ने बाद में चल के कह दिया कि नहीं, राज्यों के आधार पर भाषा का गठन नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करें दोस्तों कि धर आयोग के अध्यक्ष कौन हुए। ठीक है, धर आयोग के अध्यक्ष कौन हुए और कितने सदस्य उसमें शामिल थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद निर्देश देते हैं और वो क्या करते हैं, धर आयोग का गठन करते हैं और धर आयोग से वह ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि धर आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो कौन हुए दोस्तों, एसके धर। ठीक है, एसके धर हुए, जो कि क्या थे दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में क्या थे, न्यायाधीश थे और अब इनको अवकाश मिल गया था। ठीक है, अब इनको क्या मिल गया था दोस्तों, अवकाश मिल गया था। देखिए, धर आयोग के जो अध्यक्ष बना दिए गए वो कौन बना दिए गए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। ठीक है, जिनका नाम क्या था, एसके धर था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के निर्देशानुसार क्या हुआ, यहाँ नोट करते रहिए। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद निर्देश दिए। ठीक है, यानी इन्होंने गठन करने की मांग, इन्होंने क्या गठन करने का मांग किया या क्या गठन करने को कहा, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग। ठीक है, ये धर आयोग। ठीक है, धर आयोग। अब देखिए प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनेशन हॉल में, प्रश्न ये पूछ देता है कि धर आयोग में कितने सदस्य हुए। ठीक है, तो अब हम बात करें धर आयोग के सदस्यों की संख्या दोस्तों, तो कुल जो सदस्य हुए, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हुए। ठीक है, तो जो सदस्य हुए उसमें अध्यक्ष जो हुए वो दोस्तों कौन हुए, अध्यक्ष जो हुए दोस्तों वो कौन हुए, वो हुए एसके धर। ठीक है, वो कौन हुए, एसके धर। ठीक है, एसके धर। ठीक है, एसके धर इसके अध्यक्ष हुए
और 4 अन्य सदस्य हुए। ठीक है, 4 अन्य सदस्य, 4 अन्य सदस्य। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने क्या कहा। ठीक है, इन्होंने एक आयोग की नियुक्ति तो कर ली दोस्तों, और इन्होंने क्या कहा कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। ठीक है, भाषा के आधार पे नए राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न कौन कैसे कैसे पूछता है कि धर आयोग का गठन करने का निर्णय किसने दिया। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने कहा कि एक धर आयोग का गठन होगा जिसके जो अध्यक्ष होंगे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर होंगे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में 4 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया और सबने सहमति से क्या किया कि नहीं, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न पूछता कैसे है। प्रश्न पूछ लेगा कि धर आयोग किससे संबंधित है। ठीक है, प्रश्न पूछ लेगा धर आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक ये क्या था दोस्तों, भाषा आयोग था कि सॉरी, भाषा आयोग नहीं था, ये जांच करने के लिए था कि क्या वाकई में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अन्य कितने सदस्य हुए, 4 सदस्य हुए और इसके जो अध्यक्ष हुए एस.के. धर हुए। और इन्होंने क्या निर्देश दिया दोस्तों, इन्होंने निर्देश दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्देश दिया कि ठीक है, इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन इन्होंने दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। ठीक है, भाषा के आधार पर पुनर्गठन ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं। ठीक, अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आयोग गठन करने का निर्देश दिया जो आगे चल के धर आयोग कहलाया। और धर आयोग के जो सदस्य थे, धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस.के. धर। एस.के. धर कौन थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। और उनके साथ 4 अन्य सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया और इन्होंने अपने निर्णय पे पहुंचा। इन्होंने एक निर्णय दिया और निर्णय ये दिया कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करना या राज्यों का गठन करना ये क्या है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात कर लेते हैं धर आयोग की। तो यहाँ से बात खत्म हो जाती है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब देखिए, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि धर आयोग ने ये कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है या राज्यों का गठन उचित नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब जो धर आयोग ने जो निर्णय दिए दोस्तों ना, अब यहाँ पे नोट डाउन ऐसे कर लीजिए, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग ने जो निर्णय दिया उसी की समीक्षा करने के लिए एक और आयोग बनाया गया। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति। ठीक ना, देखिए, ठीक है, अब क्या हुआ, कांग्रेस कार्य समिति जो थी उसने अपने जयपुर अधिवेशन में, ठीक है, जो इन्होंने निर्णय दिया था, क्या ये निर्णय वाकई में सही है या गलत है, इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति वो भी बना दी। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया, धर आयोग, कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया, अपने जयपुर अधिवेशन में धर आयोग
ठीक है, कि निर्णय की समीक्षा करने के लिए एक और समिति बना दी। ठीक है, तो अब देखिए अब कौन आ गया दोस्तों, अब आ गया कांग्रेस कार्य समिति। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति के जयपुर अधिवेशन में। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति के जयपुर अधिवेशन में, जयपुर अधिवेशन, ठीक है, में अब क्या होता है दोस्तों, एक और समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति के जो सदस्य होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है दोस्तों, अब एक और समिति देखिए, धर आयोग की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, धर आयोग का क्या करने के लिए दोस्तों, समीक्षा करने के लिए। ठीक है, धर आयोग की बातों की समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, जिसके सदस्य कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पहले सदस्य थे। उसके बाद कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कौन था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। और जो नेक्स्ट हुए दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे सीतारमैया। ठीक है, सीतारमैया। ठीक है, वो कौन थे दोस्तों, वो थे सीतारमैया। सीतारमैया। ठीक है, इनके देखिए अब ये जो हुए, ये सदस्य बने, इन्होंने एक समिति की गठन की। और इस समिति के सदस्य कौन कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने क्यों समिति का गठन किया, धर आयोग ने जो नकार दिया था कि नहीं, राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है, तो उन्हीं की समीक्षा करने के लिए एक और समिति बनाई, एक और समिति आगे चल के बनी। कांग्रेस कार्य समिति के जयपुर अधिवेशन में एक और समिति बनी, जिसके सदस्य कौन कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कह दिया दोस्तों, इन्होंने भी समीक्षा किया और धर आयोग की बातों को सही मानते हुए इन्होंने भी क्या निर्देश दे दिए, इन्होंने भी दोस्तों निर्देश यही दे दिए कि सही है, भाषा के आधार पे जो है वो राज्यों का गठन सही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कह दिया, इन्होंने भी कह दिया कि जो धर आयोग कहा था वो 100% सही है। अब चलिए, अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा कि राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, ठीक है, इसकी समीक्षा करने के लिए एक धर आयोग का गठन किया। ठीक है, तो धर आयोग के जो अध्यक्ष हुए वो SK धर हुए, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। ठीक है, उसके बाद 4 अन्य सदस्य भी उस समिति में शामिल हुए। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है। फिर अब क्या हुआ तो दोस्तों, फिर धर आयोग के बातों की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के जयपुर अधिवेशन में एक और समिति का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया थे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए
फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे आप लोग लिखते चलेंगे तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग करते चलेंगे तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को आप लोग रिवाइज और रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, अब जो क्या हुआ दोस्तों कि इन्होंने निर्देश तो दे दिया कि ठीक है, इन्होंने कह दिया कि हाँ, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए जो ये समिति बनी थी, इस समिति में कौन कौन थे दोस्तों, समिति में नेहरू जी थे, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, नेहरू जी थे, पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी हमने वहाँ पे लिखा था तो शॉर्टकट में ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सितार मैया थे। ठीक है, सितार मैया। तो इन्होंने ये कह दिया दोस्तों, इन्होंने ये बात खारिज कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पे क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन की मांग जो है वो गलत है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब इन्होंने जो निर्देश दे दिया, इसी निर्देश के बाद देश में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, कुछ राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें एक स्थान मद्रास की, ठीक है, मद्रास, तो मद्रास के लोगों ने जब ये इस समिति ने कह दिया, ठीक है, इस समिति ने कह दिया, नेहरू पटेल और सितार मैया की जो समिति थी, इन्होंने कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव नहीं है। तो मद्रास में क्या हुआ दोस्तों, मद्रास में विरोध शुरू हो गया। ठीक है, मद्रास में क्या हुआ दोस्तों, मद्रास में विरोध इसका शुरू हो गया। ठीक है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों कि तेलुगु भाषियों ने, ठीक है, किसने किया दोस्तों, तेलुगु भाषियों ने। ठीक है, तेलुगु भाषियों ने, ठीक है, तेलुगु भाषियों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तेलुगु भाषियों ने इसका क्या किया दोस्तों, तेलुगु भाषियों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, देखिए मद्रास में क्या हुआ, मद्रास में देखिए यहाँ पे मद्रास में क्या होता है, विरोध होता है, और कौन विरोध करता है, तेलुगु भाषी। ठीक है, और इसमें एक नाम आता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है, पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है, पोटी श्री रामुल्लू, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, आमरण अनशन किया। नेहरू पटेल और सितार मैया की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। इसके बाद मद्रास में विरोध होने लगा, तेलुगु भाषाई लोगों ने क्या किया दोस्तों, विरोध कर दिया। और जो उसके देखिए, ठीक है, और किसके नेतृत्व में विरोध कर दिया दोस्तों, पोटी श्री रामुल्लू के विरोध में तेलुगु भाषाइयों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अब चलिए देखिए, इसी तरीके से आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग नोट करते चलिए। आगे हम मूव करेंगे कि अब क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। देखिए अब क्या होता है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे जो पोटी श्री, यहाँ पे कौन है दोस्तों, पोटी श्री रामुल्लू। ठीक है, पोटी श्री रामुल्लू, इनकी क्या होती है दोस्तों, ये 58 दिन तक आमरण अनशन पे डटे रहे, और 58 दिन बाद क्या हुआ,
इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ दोस्तों, 58 दिन बाद इनको क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। तो अब देखिए, जब आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई, ये विरोध कर रहे थे कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषाइयों के लिए पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तेलुगु भाषा तेलुगु जो भाषाई क्षेत्र के लोग थे, ठीक है, उनको क्या कहा, उनको ये कहा कि अब ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी फैक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया कि अब आंध्र प्रदेश का गठन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और प्रथम भाषा के आधार पे बनाया जाने वाला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। फैक्ट है, पूछता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, तो क्या हुआ, पोटी श्री रामुलु ने क्या किया था, आमरण अनशन जो शुरू किया था उसके ठीक 58 दिन बाद, ठीक है, 58 दिन बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और तेलुगु भाषाओं के लिए जो तेलुगु भाषाई लोग थे, तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है, आप आंध्र प्रदेश का गठन अब किया जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पे। तो भाषाई आधार पे सबसे पहला जो राज्य बना दोस्तों वो कौन बना, वो आंध्र प्रदेश बना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अब इसकी राजधानी थी करनूल। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देता है कि जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो इसकी राजधानी कौन थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी जो थी दोस्तों करनूल थी। ठीक है, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश जब गठन हुआ था तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन थी, कहाँ थी, करनूल थी। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब देखिए, इतना तो हो गया दोस्तों। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग तो चाहिए ना। कैसे होगा राज्यों का पुनर्गठन, क्या उसकी गाइडलाइंस होगी, तो उसे राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है, पूछ देता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे फजल अली। ठीक है, फजल अली। ठीक है, फजल अली। प्रश्न पूछ देता है एग्जामिनेशन हॉल में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे दोस्तों फजल अली। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए।
देखिए, अब पूछ देता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास किया गया, ठीक है। ये कब पास किया गया दोस्तों, ठीक है, यानी कब इसका निर्माण किया गया, यानी कब इसको अंतिम रूप से स्वीकृति मिली, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास हुआ, वो हुआ जुलाई 1956, ठीक है। जुलाई राज्य पुनर्गठन जो पास हुआ दोस्तों, वो हुआ जुलाई 1956, ठीक है। अब देखिए, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि भाषा के आधार पे जब जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1953 में। लेकिन अगर जो बात करें कि राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनता है, तो वो बनता है दोस्तों जुलाई 1956। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट देखिए जहाँ भी आंध्र प्रदेश की बात आएगी वहाँ आप लोग नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए कि वहाँ पे 1953 की बात होगी, और जहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की बात होगी वहाँ 1956 की बात होगी। चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पांडिचेरी संघराज्य, ठीक है। इसी में टॉपिक बनता है कि जैसे हमारे स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ ऐसी रियासत थी, ठीक है, कुछ ऐसी स्थान थे जिनका विलय भारत सरकार नहीं कर पाया था, ठीक है। तो वही उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र। पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र। अब पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र कैसे बना, पांडिचेरी कैसे बना दोस्तों, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पांडिचेरी कैसे बना हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। हुआ क्या दोस्तों कि नवंबर 1954 में, ठीक है, होता क्या है, देखिए एक एक पॉइंट इसमें नोट करते चलिए। नवंबर 1954 में होता क्या है कि 1954 तक देखिए दोस्तों, ठीक है, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, ठीक है, पांडिचेरी, यनाम और चंद्रनगर, ठीक है, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर, और एक स्थान और था दोस्तों, उसका नाम है केरिकल, ठीक है, चंद्रनगर और केरिकल। देखिए अभी तक क्या था दोस्तों, 1954 तक जो पांडिचेरी था, ठीक है, वो भारत संघ का क्षेत्र नहीं था, ठीक है। अर्थात जो भारत जो कहता था कि हम राज्यों के संघ है, उसमें क्या था, पांडिचेरी शामिल नहीं था। लेकिन 1954 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांसीसी बस्ती थी, आप लोग को पता होना चाहिए, हमने हिस्ट्री में बताया भी है कि ये फ्रांसीसी बस्ती थी। तो 1954 में फ्रांस ने इन क्षेत्रों को, पांडिचेरी, यनाम और चंद्रनगर और केरिकल, इन क्षेत्रों को यह स्वीकृत कर दिया। अर्थात इन क्षेत्रों को फ्रांस ने भारत को लौटा दिया, या कह दिया कि अब इस स्थान पे आप लोग रूल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी के बाद पांडिचेरी को क्या बनाया जाता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे हम बहुत विस्तार से और सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और आता है, इतना नोट डाउन करिए।
देखिए ये तो रहे फ्रांसीसी, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी थे वो किधर अपना कब्जा जमाए हुए थे, पांडिचेरी पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगालियों ने भी जो कुछ क्षेत्र थे वो भी आज़ादी के बाद भी वो कुछ क्षेत्रों पे अपना अधिकार जमाए रखे, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 1961 की, ठीक है, 18 दिसंबर 1961, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 दिसंबर 1961। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब भारत गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो पुर्तगालियों से कुछ क्षेत्र जो था उसको कड़ी कार्रवाई के द्वारा छीनने का प्रयास करती है, ठीक है। तो क्या करता है दोस्तों, भारत सरकार जो है वो पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या करती है दोस्तों, कार्रवाई करती है। भारत सरकार क्या करती है दोस्तों, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई, ठीक है, ठीक है, ये क्या करती है, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, ठीक है। और जिसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, गोवा दमन व दीव मुक्त हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, गोवा व दमन व दीव, ये क्या होता है दोस्तों, ये मुक्त हो जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, 18 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा और दमन व दीव रहता है। तो भारत सरकार इन पे कार्रवाई करती है और गोवा व दमन दीव को क्या करती है, मिला लेती है, ठीक है। चलिए 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 इसी क्रम में हम एक छोटा सा और टॉपिक है, देख लेंगे इसी क्रम में, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन तो हम लोगों ने देख लिया, कंप्लीट हो गया। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे, इसलिए मुझे लगता है कि बताना ज़रूरी है। देसी रियासतों का विलय, देसी रियासतों का विलय, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया था, अभी बताया कुछ देर पहले, कि भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन बहुत सारी ऐसी रियासत थी जो फोर्सफुली भारतीय गवर्नमेंट के संविधान को नहीं मानती थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ दोस्तों, आगे चल के कुछ रियासत थी जो इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। ठीक है, चलिए रियासी मंत्रालय थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रियासती मंत्रालय, रियासती मंत्रालय, रियासती जो मंत्रालय है दोस्तों वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछ देता है एग्जामिनेशन हॉल में कि किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया, ठीक है। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। रियासती मंत्रालय का जो नेतृत्व किए वो किए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आपको पता होगा कि रियासतों का विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद सभी रियासतों के पास गए, उनको कन्वेंस किया कि नहीं अब आप भारत में शामिल हो जाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत सारा एफर्ट किया सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि होता क्या है जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह से, ठीक है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 3 रियासत यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा है।
जूनागढ़, जूनागढ़, ठीक है। अगर जो हम बात करें दोस्तों, अगर जो हम बात करें कि जूनागढ़ रियासत का विलय, जूनागढ़ रियासत का जो विलय होता है भारत में वो कैसे होता है, वो होता है दोस्तों जनमत संग्रह से, ठीक है, जनमत संग्रह से, ठीक है, ठीक है। अर्थात जो जूनागढ़ रियासत था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ लोगों का जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपको भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर जो हम बात करें दोस्तों, ये पहला है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दूसरे की अगर जो हम बात करें तो दूसरा जो आता है दोस्तों वो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, 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 हैदराबाद की रियासत, ठीक है। तो हैदराबाद की जो रियासत भारतीय संघ में शामिल कैसे हो गई, ये पुलिस कार्रवाई के चलते हुई, ठीक है, पुलिस कार्रवाई, ठीक है, पुलिस कार्रवाई के चलते हैदराबाद को शामिल किया गया। और अब ना लास्ट है दोस्तों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लास्ट जो है वो कौन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया, ठीक है। तो चलिए, एक रियासत मंत्रालय बना जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इन्होंने ही देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है। उसके बाद देखिए, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। साथ ही साथ हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के तहत भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने राज्यों का पुनर्गठन और देशी रियासतों का विलय, जितने भी फैक्ट बनते हैं सारे के सारे फैक्ट देख लिए हैं, ठीक है। चलिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।